Hi friends, please watch this video till end for complete information on acid-base balance. Hi everyone, I'm Navkiran and I welcome you all to my channel Navkiran Nursing Classes. Friends, आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ that is called as acidosis and alkalosis और इसे एसिड या बेस बैलेंस भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हेडेक होता है, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में कम से कम 2 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पीएच स्केल लिखा हुआ है। तो अगर आपको एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस चैप्टर समझना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं और पीएच स्केल क्या होता है। सो आई विल टीच यू दैट थिंग फर्स्ट। तो सबसे पहले लेट्स सी, ये एक पीएच स्केल है, राइट। इस पीएच स्केल में आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से लेके 14 तक कुछ रीडिंग्स हैं। ये बिल्कुल वैसे स्केल के जैसा ही है जो हम यूजुअली यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। तो बेसिकली इसका एक मिड पॉइंट होता है, दैट इज 7। अब ये जो 7 है दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है अगर किसी चीज का पीएच जो है दैट इज 7 तो वो जो है ना तो एसिड है ना बेस है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होता है ना वो एसिड होता है ना बेस होता है, दैट इज न्यूट्रल। तो हमारी नेचर में कौन सा न्यूट्रल सॉल्यूशन है? वाटर। वाटर इज न्यूट्रल, राइट, क्योंकि वाटर ना तो एसिड है ना बेस है। अब जैसे जैसे आप 7 से नीचे जाते जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जैसे जैसे आप 7 से नीचे जाएंगे तो चीजें जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं? एसिडिक। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 5 है दैट विल बी मोर एसिडिक देन 6। तो जैसे ही आप इस स्केल में लेफ्ट साइड पे जाते जाएंगे द पीएच विल बिकम मोर एसिडिक, और जैसे ही आप 7 से राइट साइड से जाते जाओगे दैट इज 8, 9, 10 या 11, तो द सॉल्यूशन विल बिकम मोर बेसिक। तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 12 है और किसी दूसरे सॉल्यूशन का पीएच 9 है तो 12 विल बी मोर बेसिक देन 9। ओके, तो ये तो हो गया हमारा पीएच स्केल, कैसे हम पीएच स्केल से जो रीडिंग्स हैं वो रीड करते हैं। जो सेकेंड थिंग हमारे पास आती है दैट इज व्हाट इज एन एक्चुअली एसिड, जो कि हमें पता होना चाहिए फ्रॉम एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्लिनिकली हम ये समझते हैं, वैसे केमिस्ट्री के हिसाब से भी जो एसिड होता है फ्रेंड्स वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होंगे। जिस भी चीज में बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होंगे दे आर कॉल्ड एज एसिड्स, और जिस चीज में बहुत सारे OH नेगेटिव आयंस होंगे दैट इज अ बेस। तो यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें OH नेगेटिव बहुत हैं, तो उसको हम बोलेंगे बेस। लेकिन इस चैप्टर में याद जो रखना है आपने दैट इज एसिड। आपको ये पता होना चाहिए कि एक एसिड होता है जिसमें बहुत सारे H पॉजिटिव आयंस होते हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप एसिड एंड बेसिस चैप्टर जो है वो कर रहे हो। सो दीज वैल्यूज आर, सबसे पहले हमारे पास है पीएच। हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है दैट इज 7.35 टू 7.45। दिस इज द वैल्यू दैट यू शुड रिमेंबर। अगर हमारे ब्लड में 7.35 से नीचे पीएच हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एसिडोसिस। अगर 7.45 से ऊपर हमारा पीएच हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज एल्कलोसिस। जो सेकंड वैल्यू आपको याद रखनी है दैट इज PCO2 या PaCO2 भी इसको बोलते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, and that is 35 to 45 mm of Hg। जो थर्ड वैल्यू हमें याद रखनी है दैट इज HCO3 नेगेटिव। इसको हम बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है दैट इज PaO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एंड इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दैट इज 80 to 100 mm of Hg। सो ये 4 वैल्यूज हैं। अगर ये 4 वैल्यूज आपको अच्छे से याद हो जाती हैं तो एसिडोसिस एल्कलोसिस आपके लिए काफी इजी हो जाता है। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो ये 4 वैल्यूज में से ही कोई वैल्यूज आपको दी होंगी
और इन वैल्यूज को अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो लेट अस कम बैक टू अवर चैप्टर। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमेशा एसिड और बेस का जो रेंज होता है उसे 7.35 टू 7.45 के बीच में मेंटेन करके रखते हैं। फ्रेंड्स 7.35 टू 7.45 रेंज इसलिए दी हुई है कि हमारा बॉडी का जो पीएच है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक रिएक्शंस विच वी लाइक आर कंटिन्यूसली गोइंग इनसाइड योर बॉडी। सो उस पर डिपेंड करके आपका जो पीएच है वो वेरी करता रहता है, इसीलिए ये रेंज जो है ये दी होती है। अब 7.35 से नीचे है तो एसिड है, 7.45 से ऊपर है तो बेस है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी बॉडी में एक बहुत सारे रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं जो कि एसिड और बेस का बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन रखते हैं और हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में जो काम करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे जो मेन रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहला जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दैट इज बफर सिस्टम। तो बफर जो है बेसिकली ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट एनी चेंज इन योर एसिड और बेस लेवल। तो जो बफर्स होते हैं ये फास्टेस्ट एक्टिंग मैकेनिज्म है। जब भी आपकी बॉडी में कोई चेंजेस होती हैं, 7.35 से नीचे हो गया पीएच या 7.45 से ऊपर हो गया पीएच, तो उस केस में ये जो बफर्स होते हैं ये सबसे पहले एक्ट करते हैं, लेकिन ये कंज्यूम भी सबसे पहले होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, अगर तो आपकी बॉडी में एल्कोलिसिस हुआ तो ये H पॉजिटिव आयंस डोनेट करेंगे, अगर आपकी बॉडी में एसिडोसिस हुआ तो उन H पॉजिटिव आयंस को ये अपने आप में गेन कर लेंगे एंड देन दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एंड दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ योर बॉडी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो आती है इन ऑर्डर टू मेन होम्योस्टेसिस, इन ऑर्डर टू मेन एसिड बेस बैलेंस, दैट इज लंग्स। तो जो लंग्स होते हैं फ्रेंड्स, लंग्स का काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी से CO2 एंड वाटर को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। और ये जो CO2 है, अगर आपने एसिडोसिस एल्कोलिसिस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो एक चीज याद कर लीजिए, ये जो CO2 होती है ना, CO2 गैस, दैट इज एन एसिडिक गैस। तो आपकी बॉडी में अगर CO2 रिटेन होगी तो आपको एसिडोसिस होगा, राइट। तो लंग्स का क्या काम होता है फ्रेंड्स, लंग्स आपकी बॉडी में से CO2 को बाहर निकालते हैं और H2O को भी साथ में बाहर निकालते हैं। तो ये जो H2O है, इसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे इस मॉलिक्यूल को, तो H2O को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं, H2O इज कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। आप सबको पता होगा, केमिस्ट्री में सबने आप ये इक्वेशन सॉल्व करी होगी। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, H पॉजिटिव। तो अगर लंग्स हमारी बॉडी में से वाटर निकालते हैं तो वो H पॉजिटिव भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली एसिड जो है वो निकालते रहते हैं। यही रीजन होता है जब आपके पेशेंट को एसिडोसिस होगा तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशंस आर फास्ट। व्हाई? बिकॉज योर लंग्स आर ट्राइंग टू गिव आउट H positive ions and CO2 gas which is an acidic gas, right? तो बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी किसी पेशेंट को एल्कोलिसिस होता है तो क्या होना चाहिए, जो रेस्पिरेशन है वो स्लो डाउन हो जानी चाहिए, CO2 जो है वो रिटेन होना चाहिए। सिमिलरली यही चीज होती है आपके पेशेंट में। तो जब इमरजेंसी में कभी आपका पेशेंट आता है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एसिडोसिस इन दैट पेशेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड असेस द रेस्पिरेटरी पैटर्न, रेस्पिरेटरी रेट। बेसिकली आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के लिए भी आपके पेशेंट को असेस करना होता है। जो नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म हमारे पास आता है वो तीसरा डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज किडनी। किडनी जो है ये थोड़ा लेट एक्ट करना शुरू करती है आफ्टर लंग्स एंड बफर सिस्टम इज बीइंग एग्जॉस्टेड, राइट। लेकिन किडनी जब काम करती है तो ये 100% इफेक्टिवली काम करती है, क्योंकि लंग्स जो है वो इतना बेहतर काम नहीं कर पाते, आपके बफर सिस्टम जो है वो सबसे पहले एग्जॉस्ट हो गया, तो किडनी नाउ कम्स इनटू प्ले। और किडनी का काम क्या होता है फ्रेंड्स, किडनी आपकी बॉडी में से अगर एसिड बने हैं तो H पॉजिटिव आयंस को बाहर निकाल देगी, अगर एल्कोलिसिस हो रहा है आपको तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जो एल्कली है उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो जब H पॉजिटिव एक्सक्रीट होते हैं किडनीज के थ्रू, तो दे आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ओके। और इसके अलावा आपकी जो बॉडी में अमोनिया फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके साथ भी कंबाइन होकर H पॉजिटिव आयंस हमारी किडनी से यूरिन की फॉर्म में, यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकते हैं, ओके। तो किडनी का जो एक्शन होता है वो बहुत ही थॉरो होता है और किडनी एक बहुत ही
वाइटल रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ योर एसिड बेस बैलेंस। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपकी बॉडी में चलता है, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एंट्रेंस में आते हैं, दैट इज H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप। तो ये मैं आपको समझाती हूं ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जो H पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप है यानी कि हाइड्रोजन पोटेशियम पंप आपकी बॉडी में चलता है, ये कैसे काम करेगा। लेट अस सपोज दिस इज योर सेल, और आपके जो सेल्स होते हैं, एक चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहती हूं, पोटेशियम इज अ मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन। आपके सेल में जो सबसे ज्यादा केटाइन मिलता है दैट इज K पॉजिटिव। तो यहां पे आपका जो नॉर्मल सेल होता है ना, उसमें बहुत सारे K पॉजिटिव होते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी योर सेल इज फुल ऑफ K पॉजिटिव। ओके, और बाहर क्या है, बहुत सारा H पॉजिटिव, बिकॉज योर पेशेंट इज, लेट अस सपोज योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एसिडोसिस, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ H पॉजिटिव आउटसाइड द सेल, that means a lot of H positive in the blood itself. Let us suppose this is the blood and इसमें बहुत सारे H positive हैं, this is your cell, इसमें बहुत सारे K positive हैं, obviously क्योंकि K positive सबसे ज्यादा cells में present होता है। अब एसिडोसिस में क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के थ्रू होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे एक मैकेनिज्म चलेगा, बेसिकली व्हाट विल हैपन, आपकी बॉडी सेल से K पॉजिटिव को बाहर निकालना शुरू करेगी, द K पॉजिटिव विल गो आउट ऑफ द सेल, लेकिन उसकी जगह पे 1 H पॉजिटिव विल गो इनसाइड द सेल। तो एक K पॉजिटिव की जगह पे एक H पॉजिटिव जो है वो सेल के अंदर एंटर करना शुरू करेगा। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द K पॉजिटिव विल बी रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव एंड मोस्ट ऑफ द H पॉजिटिव जो कि ब्लड में थे दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द K पॉजिटिव। तो यहां पे आप ध्यान से देख सकते हो, पहले क्या सीन था, पहले सेल्स के अंदर K पॉजिटिव बहुत थे, सेल के बाहर H पॉजिटिव बहुत थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, सेल में जो है वो H पॉजिटिव ज्यादा है, K पॉजिटिव कम है, बाहर K पॉजिटिव ज्यादा है, अंदर जो है वो K पॉजिटिव कम है। सो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका सेल था उसने क्या किया, उसने H पॉजिटिव्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर दिया और K पॉजिटिव उसकी जगह से बाहर निकल गया टू मेक रूम फॉर H पॉजिटिव आयंस। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अराइज होता है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछते हैं और बहुत बार आपने बुक्स में पढ़ा भी होगा। जब भी एसिडोसिस वाला पेशेंट इमरजेंसी में आता है या आपके किसी क्लिनिकल एरिया में आता है, तो बेसिकली आप उसका एबीजी एनालिसिस करते हो और एबीजी एनालिसिस में आप उसके इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज को भी देखते हो साथ साथ, राइट। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यूज हैं उनमें पोटेशियम का अमाउंट सबसे इंपॉर्टेंटली हमें देखना होता है। पोटेशियम और कैल्शियम दो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनकी वैल्यू आप जरूर देखते हो जब भी आपका पेशेंट एसिडोसिस या एल्कलोसिस से आपके पास एडमिट होता है। तो बेसिकली जो K पॉजिटिव है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। योर पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपरकैलेमिया। To tell you the normal value of potassium is 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जब आपके पास ये पेशेंट एसिडोसिस वाला आएगा तो उसके ब्लड में जो पोटेशियम का अमाउंट होगा दैट विल बी मोर देन 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दैट मीन्स योर पेशेंट विल सफर फ्रॉम हाइपरकैलेमिया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप की वजह से हो रहा है। और सिमिलरली एल्कलोसिस में उल्टा होगा, एल्कलोसिस में आपका जो सेल है वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा जिसकी वजह से K पॉजिटिव आयंस जो है वो सेल के अंदर जाएंगे। सो बेसिकली उस केस में आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होगा और आपको पोटेशियम के सप्लीमेंट्स जो हैं अपने पेशेंट को देने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। अब हम शुरू करते हैं समझना एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस को। तो जो एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस है ये 4 तरह की होती है। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या किसी भी एसिडोसिस का मतलब होता है व्हेन द पीएच इज लेस देन 7.35। तो बेसिकली जो पीएच है वो लेस देन 7.35 होगा, लेकिन इसके जो रीजंस हैं दैट विल बी रिलेटेड टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं पहले भी आप सबको बता के हटी हूं कि CO2 एक एसिडिक गैस है, राइट। तो अगर वो हमारी बॉडी में रिटेन होती है
तो हमारी बॉडी में एसिड का लेवल इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा पीएच 7.35 से नीचे होता है। तो यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है, वो आप देख सकते हो, दैट इंक्रीज CO2 इज इक्वल टू डिक्रीज पीएच। इंक्रीज CO2 इज इक्वल टू डिक्रीज पीएच। तो CO2 जो है आप अपने एग्जाम में ऐसे भी याद रख सकते हो, इट वर्क्स रेसिप्रोकली टू पीएच, इट रिस्पॉन्ड्स रेसिप्रोकली टू पीएच। अगर CO2 हाई है तो पीएच लो होगा, अगर CO2 लो है तो पीएच हाई होगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है उसके क्या क्या रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। आपके पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है? बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिप्रेस करे, जिसकी वजह से CO2 आपके पेशेंट की बॉडी में रिटेन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर नहीं जा रहा, ये सारी कंडीशंस में लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो व्हाट कुड बी दोज कंडीशंस? फॉर एग्जांपल एस्थमा है, एटीलैक्टेसिस है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशंस है या डिप्रेशन है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन है। देन आप बोल सकते हो कि अगर कोई पल्मोनरी इफ्यूजन है, पल्मोनरी एम्बोलाई है, पल्मोनरी एडेमा है, मतलब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम डिप्रेस हो रहा है एंड योर पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ इन सिंपल लैंग्वेज, तो वो चीज जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को लीड करता है। इस कंडीशन में आपके पेशेंट को डिजीनेस होगी, ड्राउजीनेस फील होगी, उसको हेडेक होगा, और अगर बहुत सीवियर है तो कोमा भी हो सकता है, सीजर्स पड़ सकते हैं, राइट, और हार्ट पे भी इफेक्ट होगा, डिसरिथमिया आपके पेशेंट को हो सकता है, और लो बीपी भी शो करेगा आपका पेशेंट। बेसिकली उसके वाइटल्स जो हैं वो सारे गड़बड़ होंगे। अब इस केस में आपको करना क्या होता है? देखिए, आपका पेशेंट CO2 रिटेन कर रहा है, ऑक्सीजन उसकी बॉडी में ज्यादा जा नहीं रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो स्टेप होता है दैट इज असेसमेंट। आप पेशेंट को असेस करेंगे कि उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कितने डिग्री तक का है, क्या उसका रेट है, क्या उसकी डेप्थ है, ये सारी चीजें आप जो है वो असेस करेंगे। देन उससे आपको ये पता चलता है कि जो कॉज है एसिडोसिस का, क्या वो मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है, राइट। अगर आपके पेशेंट में डिप्रेशन के साइन है तो ऑब्वियसली इट इज अ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बिफोर स्टडिंग दिस ABG एनालिसिस, आप पेशेंट के सिम्टम्स देख के भी बता सकते हो कि उसको रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक है। अब जब आपने अपने पेशेंट को असेस कर लिया तो आप अपने पेशेंट को ऑक्सीजन दोगे ऑब्वियसली, देन उसको सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में बिठाओगे। उसके बाद आप अपने पेशेंट को जो है एश्योर करोगे कि वो घबराए नहीं और अच्छे से ब्रीथ करे, राइट। और यहाँ भी ना फ्रेंड्स, एक बात जो है वो बहुत ध्यान रखनी है आपने, पेशेंट को कभी भी सेडेटिव्स या ऑपोइड एनाल्जेसिक्स आपने नहीं देने हैं। दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्योंकि ऑपोइड और सेडेटिव्स जो होते हैं दे आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट्स। तो आपका जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है दैट इज रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो बेसिकली क्या है कि जब आप CNS डिप्रेसेंट्स दे देते हो तो फर्दर पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा, आपका पेशेंट ठीक होने की बजाय और भी ज्यादा डिटीरियोरेट हो जाएगा। अगर सेक्शन करनी है पेशेंट की तो वो कर सकते हैं। कई बार सिक्रीशंस की अकामुलेशन होती है जैसे एस्थमा में, उसकी वजह से भी आपके पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा है। इसके अलावा आप फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कर सकते हैं निमोनिया के केस में, ताकि जो सिक्रीशंस हैं वो थिन हो जाएं और एक्सपेक्टोरेट हो जाएं। एंड अगर इन सारी चीजों से कुछ नहीं होता, इफ प्रिस्क्राइब, तो आप मेडिकेशंस भी दे सकते हो और आप अपने पेशेंट को जो है ET इंसर्ट करके मैकेनिकल वेंटिलेशन में भी डाल सकते हो, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो यहाँ पे आप देखिए pH जो है वो 7.45 से ऊपर होगा, क्योंकि जो CO2 की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 35 mm ऑफ Hg। एक्चुअली कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से CO2 आपकी बॉडी से ज्यादा बाहर निकल जाता है, आपके लंग CO2 जरूरत से ज्यादा एक्सहेल कर देते हैं, उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाता है, क्योंकि CO2 की वैल्यू 35 से कम हो जाती है। मैं एसिडोसिस में आपको ये बताना भूल गई थी, ये वाला पॉइंट, सो प्लीज ऐड इट। एसिडोसिस में CO2 की वैल्यू 45 से ऊपर हो जाती है, इसीलिए एसिडोसिस होता है, क्योंकि जो CO2 है वो एक नॉर्मल लेवल से ऊपर चला गया। लेकिन एल्कोलोसिस में इसकी जो वैल्यू है वो 35 से नीचे हो जाती है, राइट, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू 35 है, अगर उससे कम CO2 प्रेजेंट होगी बॉडी में तो ऑब्वियसली आपको एल्कोलोसिस होगा। सो बेसिकली यहाँ पे CO2 जो है वो लो होगा और pH जो है वो क्या होगा, हाई होगा। सो बेसिकली CO2 is low and pH is high. As I have already told you, CO2 is an acidic gas, so low level leads to
एल्कलॉसिस। सो ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये रेसिप्रोकली यहाँ पे चल रहा है। तो जो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस है उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा रीजन जिसमें पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल वेंटिलेटर पे आपका पेशेंट है, आपको डॉक्टर ने बोला रेस्पिरेटरी रेट उस पर 16 सेट करने के लिए, आपको सुना 60, आपने 60 रेस्पिरेटरी रेट सेट कर दिया, तो ऑब्वियसली आपका पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से उसको एल्कलॉसिस हो सकता है। प्लस कई बार फीवर के केस में पेशेंट जो है वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करता है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है उस वजह से हो सकता है। देन अगर पेन है, पेन की वजह से ओवर स्टिमुलेशन हो गया। देन और भी एक कंडीशन है, साइकेट्रिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरिया। इन दैट केस ऑल्सो योर पेशेंट विल रिस्पायर वेरी क्विकली। सो ऑल दीज कंडीशंस में लीड टू excess CO2, excess exhalation of CO2 from your body and respiratory alkalosis। तो रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस में एक तो आपका पेशेंट जो है उसको लेथार्जी होगी, लाइट हेडेडनेस होगी, आपका जो पेशेंट है उसको कंफ्यूजन हो सकती है, टैकीकार्डिया होगा, इवन उसको जो है अपनी एक्सट्रीमिटीज में टेटनी जो है मसल्स में फील होगी, टिंगलिंग सेंसेशन आएंगी, नमनेस हो सकती है एक्सट्रीमिटीज में। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं। इन एडिशन टू दैट पेशेंट को डिसरिथमिया भी होगा। सो जब भी पेशेंट को एल्कलॉसिस होता है ना फ्रेंड्स, तो उसको साथ में हाइपोकैल्सेमिया भी होता है। ओके, और रेस्पिरेटरी जो एल्कलॉसिस है, दिस इज अ मेजर रीजन इन द पेशेंट्स फॉर हाइपोकैल्सेमिया। हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम लेवल 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लो होना। सो बेसिकली ये क्यों होता है? क्योंकि जो एल्कलॉसिस है ना फ्रेंड्स, ये एक मैकेनिज्म इनिशिएट करती है आपकी बॉडी में। जो Ca2 पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि फ्रीली हमारे ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, उनको एल्ब्यूमिन से बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सेमिया आपके पेशेंट को होता है और इसीलिए टेटनी होता है आपके पेशेंट को। सो बेसिकली जब भी आपके पास ऐसा पेशेंट आता है, सबसे पहले अगेन आपको रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको असेस करना है। आपको अपने पेशेंट को रीएश्योर करना है कि वो धीरे ब्रीथ करे, या वॉलंटरी होल्डिंग ऑफ ब्रेथ अगर वो कर सकता है तो वो करे। इसके अलावा हम रीब्रीथिंग मास्क जो है वो दे सकते हैं। एंड एक सिंपल सा तरीका है क्लिनिकल एरिया में जो किया जाता है, दैट इज हम अपने पेशेंट को एक पेपर बैग दे देते हैं और उसमें उसको ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने के लिए बोलते हैं, ताकि जितना CO2 वो बाहर निकाल रहा है उसको फर्दर अंदर लेके जा सके, राइट। और आपको ABG एनालिसिस करना होता है पेशेंट का। आपको पोटाशियम और कैल्शियम की वैल्यूज नोट करनी होती है। ऑब्वियसली कैल्शियम नीचे आएगा, यानी कि 8 से कम होगा, तो इन दैट केस कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन भी आपको देना पड़ सकता है इफ प्रिस्क्राइब। तो ये सारी चीजें आप करते हो जब भी आपके पास रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस वाला पेशेंट आता है। तो ये तो रेस्पिरेटरी थिंग्स थी दोनों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस। तो आगे जो चीज हम पढ़ेंगे दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। तो फ्रेंड्स अभी हम स्टार्ट करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। तो जैसे हमने रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलॉसिस में देखा था कि जो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर है वो CO2 है, मतलब CO2 के बढ़ने या कम होने से pH जो है उसमें फर्क पड़ता है, O2 का उसमें कोई खास रोल नहीं है। यहाँ पे जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है ना फ्रेंड्स हमारे पास, दैट इज HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव को हम बाइकार्बोनेट आयन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जो बाइकार्बोनेट आयन होता है दैट इज अल्कलाइन इन नेचर। ओके, तो अगर HCO3 नेगेटिव की वैल्यू जो है वो कम होती है तो साथ ही साथ pH की वैल्यू भी कम होगी। अगर HCO3 नेगेटिव की वैल्यू हाई होती है तो साथ ही साथ pH की वैल्यू भी हाई होगी। दैट मीन्स इट वर्क्स पैरेलल टू pH। So basically HCO3 negative high, pH high, HCO3 negative low, pH low। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में pH ऑब्वियसली 7.35 से कम होगा, क्योंकि HCO3 नेगेटिव जो है वो अपनी नॉर्मल वैल्यू उसकी कितनी होती है 22 to 28। तो यहाँ पे 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से HCO3 नेगेटिव कम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HCO3 नेगेटिव जो है इट विल बी लेस देन 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो बेसिकली 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो pH भी लो हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी बॉडी में से एल्कली का लेवल कम हो रहा है। ओके, लेकिन इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो रीजंस होते हैं वो मेटाबॉलिक आपकी मेटाबॉलिज्म के साथ रिलेटेड ही होते हैं। इसका जो सबसे पहला और बड़ा रीजन होता है दैट इज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस।
बहुत सारे लोगों को पता होगा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको सुपरफिशियली बता देती हूँ। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है फ्रेंड्स, ये डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 वाले पेशेंट्स को होता है। ये तब होता है जब उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मोर देन 300-350 मिलीग्राम। तो बेसिकली उसमें क्या होगा, उनकी बॉडी जो है उनमें इंसुलिन बिल्कुल डेफिशिएंट या नामात्र, या आप बोल सकते हो बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है। इन दैट केस उनकी जो बॉडी है वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं कर पाती। हम सबको पता है ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए हमें इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रेजेंट नहीं है या अच्छे अमाउंट में नहीं है, तो उनकी बॉडी प्रोटीन और फैट्स को यूटिलाइज करना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे सेल्स को हर टाइम एनर्जी चाहिए। अब ग्लूकोज से नहीं मिल रही तो फैट से लेनी शुरू कर दी। अब जैसे ही फैट को वो कंज्यूम करते हैं सेल्स, तो फैट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो वो रिलीज करता है कीटोन्स, और कीटोन्स जो होते हैं ना, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट को जब कीटोसिस जो है वो होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि फैट उसकी बॉडी में बर्न हो रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है एंड द कीटोन्स आर रिलीज्ड, और एक लेवल से ऊपर कीटोन हुए तो उसको हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में किडनीज हमारी बॉडी में से कीटोन्स जो है वो निकालती रहती हैं, लेकिन ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता ही तब है डायबिटिक पेशेंट्स को जब उनको डायरिया या डिहाइड्रेशन जो है बेसिकली वो हुई हो। इन दैट केस उनकी जो किडनी है वो यूरिन आउटपुट भी नहीं अच्छे से कर रही है, तो कीटोसिस जो है वो और भी इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द मेजर रीजन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ओके, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सेकेंड जो चीज हमारे पास आती है दैट इज हाई फैट डाइट फॉर द सिमिलर रीजन। अगर आप बहुत हाई फैट डाइट ले रहे हो तो आपकी बॉडी जो है वो फैट्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करेगी, और जो कीटोन्स है वो फर्दर आपकी बॉडी में एसिडोसिस करेंगे। और जो थर्ड रीजन होता है दैट इज अगेन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में भी सेम ऐसा ही होता है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा, पेशेंट की बॉडी फैट को ब्रेक डाउन कर रही है, कीटोन्स रिलीज कर रही है। इसके अलावा अगर आपका पेशेंट बहुत ज्यादा नसेड ले लेता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग या एस्पिरिन जो है वो बहुत ज्यादा ले लेता है, तो उससे भी एसिड जो है वो ज्यादा जनरेट होता है बॉडी में। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है दैट इज डायरिया। अगर आपके पेशेंट को डायरिया हो रहा है तो आपके पेशेंट को एसिडोसिस होगा। अब ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती है ना, दे आर एल्कलाइन इन नेचर। हमारी इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बाइल की सिक्रीशन है, मतलब बाइल है, लीवर की सिक्रीशन है बाइल, और बाइल का पीएच 8.8। तो जितने भी इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं दे आर एल्कलाइन इन नेचर। तो जब आपका पेशेंट डायरिया से सफर कर रहा है तो ही इज एक्चुअली लूजिंग एल्कली फ्रॉम हिज बॉडी, ओके। तो जब आपकी बॉडी में से एल्कली निकलेगी तो आपको क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। इसके अलावा अगर कोई एक्सरसाइज करता है क्लोज स्पेस में तो बहुत सारी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, आपकी मसल्स एक्सरसाइज कर रही हैं, दे आर रिलीजिंग लैक्टिक एसिड, बट दैट लैक्टिक एसिड इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय योर बॉडी बिकॉज ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। इन दैट केस बहुत सारा लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा एंड इट विल फर्दर लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो फ्रेंड्स, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में आपके पेशेंट को ड्राउजीनेस होगा, डिजीनेस होगा, अगर बहुत ज़्यादा स्वीयर हो तो कॉमा भी हो सकता है, डिसरिथमियाज हो सकते हैं, डिक्रीज बीपी होगा, नॉजिया वॉमिटिंग भी जो है वो हो सकता है उसको। सो जब भी आपके पास कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला पेशेंट आता है तो एक चीज़ हमेशा ऑब्जर्व करना, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना वो हमारे लिए कंपनसेट करता है जब भी आपके पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। इन दैट केस योर लंग्स विल ट्राई टू रिमूव एज मच CO2 एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, राइट। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट CO2 ही निकाल दें ताकि एसिड का लेवल जो है वो अच्छा ठीक हो जाए, ओके। तो बेसिकली इन रेस्पिरेशंस को जो कि डीप होती हैं लेकिन रेगुलर होती हैं लेकिन फास्ट होती हैं, ऐसी रेस्पिरेशंस को हम बोलते हैं कस्मोल रेस्पिरेशंस। एंड द प्रेजेंस ऑफ कस्मोल रेस्पिरेशंस इन योर पेशेंट इंडिकेट्स एसिडोसिस। तो इस चीज़ के लिए अपने पेशेंट्स को ज़रूर ऑब्जर्व करें। अब आपने इंटरवेंशंस क्या क्या करनी है, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप अपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है वो असेस करेंगे। फिर आपको अगर ये रूल आउट हो जाता है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की वजह से आपके पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, तो इन दैट केस जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की मैनेजमेंट होती है उसमें हम पेशेंट को इंसुलिन देके, फ्लूइड रिप्लेसमेंट सबसे बड़ा तरीका होता है बॉडी में से एसिड्स को फ्लश आउट करने का, राइट, इवन कीटोन्स को फ्लश आउट करने का। तो आप फ्लूइड भी दोगे अपने पेशेंट को और इंसुलिन भी दोगे ताकि जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर मूव करे एंड सेल्स शुड स्टॉप यूटिलाइजिंग फैट्स, तो उससे आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा।
इसके अलावा इन पेशेंट्स का पोटाशियम एंड कैल्शियम का वैल्यू देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप एबीजी एनालिसिस से पूरा करेक्टली एक्यूरेटली पता लगा सकते हो कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है, क्योंकि इन दैट केस HCO3 नेगेटिव की वैल्यू गड़बड़ होगी। ओके, इसके अलावा अगर आपके पेशेंट को डायरिया है तो वो करेक्ट करें। अगर रीनल फेलियर की वजह से आपके पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है तो उनको आप डायलिसिस के लिए भेज सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा आपको पेशेंट की डाइट का भी ध्यान रखना होता है। जो डाइट लो इन प्रोटीन होती है एंड हाई इन कैलोरीज होती है वो डाइट अच्छी होती है एसिडोसिस वाले पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूजुअली एसिडोसिस कॉज करते हैं, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो फ्रेंड्स, जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हमारे ब्लड का पीएच विल बी मोर देन 7.45। इसमें जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर है बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 नेगेटिव, इसकी वैल्यू विल बी मोर देन 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर HCO3 नेगेटिव हाई होगा तो पीएच भी हाई होगा। दैट मीन्स हमारा पीएच जो है वो एल्कलाइन की तरफ में ज्यादा होगा। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है इसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बहुत ज्यादा डायूरेटिक्स पेशेंट को दे देते हैं, क्योंकि जब हम डायूरेटिक्स देते हैं तो हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेशेंट को एल्कलोसिस हो सकता है। जो सेकंड रीजन है दैट कुड बी वॉमिटिंग। जैसे पहले मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपको डायरिया बताया था, अब यहाँ पे वॉमिटिंग जो है इट विल लीड टू एल्कलोसिस, क्योंकि हमारे स्टमक में HCl होता है, दैट इज एन एसिड। और अगर आप कंटिन्यूस एनर्जी सक्शन कर रहे हो पेशेंट की, या आपके पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, तो इन दैट केस आपकी जो पेशेंट की बॉडी से एसिड बहुत ज्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पेशेंट है ही विल गो इनटू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और जो थर्ड रीजन आता है दैट इज हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। कुछ एक डिसीज कंडीशंस होती हैं, जैसे कुशिंग डिसीज है हमारे पास, उसमें जो एल्डोस्टेरोन है या और स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्रीट होते हैं हमारी एड्रीनल ग्लैंड से। तो बेसिकली उनसे सोडियम का रिटेंशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एल्कलोसिस जो है वो इंक्रीज होता है। अब एल्कलोसिस में क्योंकि सोडियम इंक्रीज होता है तो पोटाशियम का लेवल जो है वो इस वजह से भी लो होगा। ओके, और इसके अलावा जो हमारे पास रीजन होता है दैट इज मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड। तो ब्लड में एक एंटीकोगुलेंट हम मिक्स करते हैं उसको स्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट। तो ये जो सिट्रेट होता है ना, ये जब भी हमारे ब्लड में एक अमाउंट से ज्यादा जाता है तो जो फ्री कैल्शियम हमारे ब्लड में होता है उसके साथ ये बाइंड करता है और बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। अब ये जो बाइकार्बोनेट है एज इट इज एल्कलाइन इन नेचर, तो आपका जो पीएच है आपके पेशेंट की बॉडी का दैट विल बी मोर देन 7.45। So these could be the reasons why your patient would be suffering from metabolic alkalosis. तो जब भी आपके पास मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वाला पेशेंट आएगा तो सबसे पहले आपने उसका असेसमेंट करना है, आपने एबीजी एनालिसिस करना है, पोटाशियम और कैल्शियम की लेवल जो है वो असेस करनी है, और जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब होंगी वो आप अपने पेशेंट को दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द 4 कंडीशंस: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, metabolic acidosis and alkalosis. To wind up again I'll repeat 2-3 things which are very very important. जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में जा रहे हो तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम पूरे चैप्टर को वाइंड अप करें तो हमने आज क्या सीखा? सबसे पहली बात कि जो CO2 गैस है दैट इज अ रेस्पिरेटरी इंडिकेटर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस को समझना है तो CO2 का नॉर्मल वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है दैट इज अ मेटाबॉलिक इंडिकेटर। मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस आपके पेशेंट को होता है तो HCO3 नेगेटिव की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, राइट। और उसके अलावा हमने ये सीखा कि जब CO2 हाई होता है तो pH लो होता है, यानी कि आपकी बॉडी में जब CO2 ज्यादा कम्युलेट होगा तो pH जो है वो एसिडोसिस की तरफ जाएगा, और जब CO2 जो है वो लो हो जाएगा यानी कि जरूरत से कम हो जाएगा तो pH जो है वो एल्कलोसिस की तरफ जाएगा यानी कि हाई होगा। तो CO2 pH से रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा चलता है, इन दोनों की वैल्यू एक दूसरे का उल्टा चलती है। और जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर होता है HCO3 नेगेटिव, ये क्योंकि एल्कलाइन इन नेचर है तो जब इसकी वैल्यू लो होगी
तो आपका पीएच भी लो होगा क्योंकि आपकी बॉडी में एल्कली यानी कि बेस की डेफिशिएंसी हो रही है, तो पीएच जो है वो एसिडोसिस की तरफ जाएगा, राइट। HCO3 लो, पीएच लो, और HCO3 नेगेटिव हाई तो पीएच हाई, क्योंकि HCO3 नेगेटिव जो है वो आपकी बॉडी में एल्कली का अमाउंट इंक्रीज करता है। तो आई होप आप सबको ये सारा समझ आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे कि कैसे हम एक एक चीज की वैल्यू पता करके ये देख सकते हैं कि कंडीशन कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपने एसिडोसिस एल्कलोसिस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। नंबर 1 ये है कि एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलेंस टेस्ट, और ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बिफोर टेकिंग आर्टेरियल सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस। तो जो आप पेशेंट का एबीजी के लिए सैंपल लेते हो, सबसे पहली बात वो आर्टेरियल सैंपल होता है, आर्टरी से लिया जाता है। और आर्टरी से सैंपल लेने से पहले आप हैंड की सर्कुलेशन असेस करते हो, जिसको हम बोलते हैं एलेंस टेस्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट आपने याद रखना है, जब भी आपको पीएच के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने पीएच की ही वैल्यू असेस करनी होती है। इसमें हमने ये देखना होता है कि पीएच की वैल्यू 7.35 से लेके 7.45 के बीच में है या एबनॉर्मल वैल्यू है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट एसिडोसिस से सफर कर रहा है या एल्कलोसिस से। नेक्स्ट जो है, यू हैव टू लुक फॉर द वैल्यू ऑफ CO2। तो हमने CO2 की वैल्यू जो है वो असेस करनी होती है। हमने ये देखना होता है कि CO2 की वैल्यू 35 to 45 mm ऑफ Hg के बीच में है या नहीं है। अगर इसकी वैल्यू एबनॉर्मल है तो दैट इंडिकेट रेस्पिरेटरी कंडीशन। जो थर्ड चीज आप देखोगे दैट इज लुक फॉर द वैल्यू ऑफ HCO3 नेगेटिव। तो आपको उसके बाद अगर CO2 की वैल्यू नॉर्मल है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम HCO3 नेगेटिव की वैल्यू देखेंगे। तो अगर HCO3 नेगेटिव की वैल्यू एबनॉर्मल है तो ऑब्वियसली दैट इंडिकेट्स अ मेटाबॉलिक कंडीशन। And last but not the least, you have to check out for compensation also. About compensation, I am going to tell you in the coming slides. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, पेशेंट एबीजी रिपोर्ट इज शोइंग द फॉलोइंग रिजल्ट्स: पीएच 7.23, PCO2 50, HCO3 नेगेटिव 24। तो यहाँ पे पेशेंट किस चीज से सफर कर रहा है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लियरली इंडिकेटेड है। देखिए पीएच 7.23 है, जैसे मैंने पीछे बोला सबसे पहले हम पीएच देखेंगे। तो इट इज लेस देन 7.35 एंड इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग एसिडोसिस, राइट। तो बाकी की जो दो ऑप्शंस हैं, एल्कलोसिस है, ये हम एलिमिनेट कर देंगे, हम एसिडोसिस की तरफ देखेंगे। तो बेसिकली ये अब रेस्पिरेटरी भी हो सकता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है वो भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम PCO2 की वैल्यू देखेंगे। इट इज 50 mm ऑफ Hg, इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग अ रेस्पिरेटरी कंडीशन, क्योंकि HCO3 नेगेटिव की जो वैल्यू है दैट इज 24, which is absolutely normal. Only the condition which is not normal is, only the value which is not normal is PCO2. Hence it indicates respiratory acidosis and the correct answer is A. और ये रैशनल आप सबके सामने है। जो नॉर्मल पीएच है वो भी आपके सामने है, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू भी लिखी हुई है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, CO2 एक एसिडिक गैस है, तो इसकी रिटेंशन हो रही है बॉडी में, इसीलिए इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो इट इंडिकेट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स कैसे अब आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दैट इज अ पेशेंट एबीजी रिपोर्ट इज शोइंग फॉलोइंग रिजल्ट्स: पीएच इज 7.20, PCO2 इज 80 एंड HCO3 नेगेटिव इज 24। तो ये रिपोर्ट क्या इंडिकेट करती है? तो आंसर्स में लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंपनसेटेड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड या मेटाबॉलिक एसिडोसिस अनकंपनसेटेड। फ्रेंड्स, इसमें भी दूसरे क्वेश्चन की तरह सबसे पहले आप पीएच की वैल्यू ही देखेंगे। तो जो पीएच की वैल्यू है वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है एसिडोसिस, राइट, क्योंकि 7.35 से नीचे है। अब यहाँ पे PCO2 की वैल्यू भी काफी इंक्रीज्ड है, 80 है। HCO3 नेगेटिव की वैल्यू 24 है, विच इज नॉर्मल। तो लेकिन यहाँ पे एक न्यू चीज हमें देखने को मिली, कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड, राइट। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, अगर तो पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में होता है, यानी कि 7.35 से लेके 7.45 में होता, तो इस केस में जो कंडीशन थी वो कंपनसेटेड हो चुकी होती, यानी कि अब हमारा जो पेशेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता, राइट। उसकी जो बॉडी सिस्टम्स है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, उन्होंने कंडीशन कंपनसेट करके नॉर्मल कर दी होती। लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि पीएच अभी भी एबनॉर्मल है, राइट, 7.20 इज एबनॉर्मल, तो इसलिए आप बोलेंगे कि ये कंडीशन जो है वो अनकंपनसेटेड है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी? बी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड दैट इज अनकंपनसेटेड। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब लोगों को आज ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा।
एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इसे लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर कितना हेल्पफुल है। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।